ओके, तो आज हमारा है लेक्चर 2 स्टीम टरबाइन का। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें से जो टॉपिक हैं जो डिस्कशन के, वो ये है कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाया जाता है और कुछ एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इम्पल्स टरबाइन। अभी हम लोग इम्पल्स टरबाइन का सेक्शन कर रहे हैं, इम्पल्स टरबाइन। आज हम लोग ये दो चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज वेलोसिटी डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इम्पल्स टरबाइन। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इसमें सिंगल स्टेज का डिस्कशन करेंगे। तो सिंगल स्टेज के डिस्कशन के लिए कुछ अजम्पशंस हम लोग यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं। एजम्पशन ये रखेंगे यहाँ पर कि जो मूविंग ब्लेड है, सरफेस ऑफ मूविंग ब्लेड is smooth. That means no pressure drop in moving blade section। ये एक एजम्पशन हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। और बिफोर राइटिंग द थिंग्स I am just making the velocity profile and pressure profile for this, जो कि कई बार मैंने बनाया है सिंगल स्टेज के लिए। तो आज मैं सिंगल स्टेज के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैंने हमेशा इस तरह से आपको सेक्शंस में दिखाया है। आज इसके लिए मैंने एक आपको एक एग्जांपल लिया है, और वो ये कि सपोज़ करो कि ये एक इस तरह की एक हमने फ्लाई व्हील कंसीडर किया। ये एक फ्लाई व्हील है, क्लियर। ये एक फ्लाई व्हील है, और इस फ्लाई व्हील को अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसका व्यू कुछ इस तरह से आएगा। और इस पे जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो ब्लेड्स कुछ इस तरह से लगे होते हैं। ये हैं ब्लेड के सेक्शंस, दीज आर द सेक्शंस। दीज थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, दीज आर द सेक्शंस। इस तरह से ये एक रिंग हो गई इस तरह से। तो जब आप इसको इस साइड से देख रहे हैं, इस फ्रंट साइड से, दिस इज़ द डायरेक्शन मेरा आप इसमें स्केच की डायरेक्शन देख रहे हैं, ये साइड है आपको डायरेक्शन की। तो इसका जो व्यू आएगा वो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ब्लेड्स आपको दिखाई देंगे। ये कुछ इस तरह के ब्लेड्स आपको इस तरह के सेक्शंस में दिखाई देंगे। ओके, तो ये हमारा मूविंग ब्लेड का सेक्शन हो गया। और मैं दूसरा सेक्शन दिखाऊं कि किस तरह से नोज़ल की रिंग होती है। तो नोज़ल की रिंग कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से अटैचमेंट रहता है। तो नोज़ल्स किस तरह से बने रहते हैं, इसी तरह से इस पे नोज़ल्स जो होते हैं कुछ इस तरह से कट करके बनाए जाते हैं। दीज आर द नोज़ल्स, दीज आर द नोज़ल्स। ये इस तरह से कुछ सेक्शंस बने रहते हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव, एक ब्लेड दूसरी ब्लेड, और इधर से ये नोज़ल, और यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर वेलोसिटी इंसर्ट करती है। ये डायरेक्शन होती है वेलोसिटी इंसर्ट करने की, क्लियर। तो इसको भी अगर मैं फ्रंट साइड से आपको बना के दिखाऊं तो नोज़ल कुछ इस तरह से आपको बनते हुए दिखेंगे। दीज आर द नोज़ल्स, क्लियर। तो ये हम सेक्शन मानते हैं नोज़ल का 0, ये 1 और ये 2 सेक्शन। तो सेक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। ये नोज़ल सेक्शन है और ये मूविंग ब्लेड का सेक्शन है। और यहाँ पर अगर मैं आपको वेलोसिटी और टेम्परेचर प्रोफाइल, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बनाया था, उस तरह से मैं बना के दिखाऊं तो ये है इसका प्रेशर, क्लियर। तो प्रेशर नोज़ल में रिड्यूस होता है। अगर ये जो सरफेस है ये स्मूथ है और
एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स आर यूनिफॉर्म, तो प्रेशर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्लियर। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि किस तरह से वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर इनलेट में नोजल में बहुत कम होती है, एग्जिट करते करते समय वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन मूविंग ब्लेड में आते आते वेलोसिटी फिर से रिड्यूस करती है फॉर प्रोवाइडिंग द थ्रस्ट। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल हो गई। तो ये 0 सेक्शन हो गया, ये 1 सेक्शन हो गया, ये 2 सेक्शन हो गया। इसी को अगर मैं आपको HS डायग्राम में शो करूं, थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कि थर्मोडायनेमिकली ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो ये HS डायग्राम है, तो इस HS डायग्राम में मान लिया मैं आपको ये एक प्रेशर लाइन दिखा रहा हूं, दिस इज द P0 प्रेशर, दिस इज द P1 pressure. Clear? This pressure is equal to P2. The reason is area between two consecutive blades are uniform, so that a pressure is same. तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आइडियल केस में, तो आइडियल केस में ये आइसेंट्रोपिक ड्रॉप होगा, एक्चुअल केस में ये कुछ ड्रॉप इस तरह से होगा। तो 0 दिस इज द H1 इज इक्वल टू H2, या यहाँ पर H1 डैश इज इक्वल टू H2 डैश कह सकते हैं एक्चुअल केस में। लेकिन ये हर जगह पर आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि दिस इज फॉर, मैं लिख देता हूँ इसमें, फॉर स्मूथ ब्लेड, ये स्मूथ ब्लेड के लिए है। ये भी जो प्रोफाइल है फॉर स्मूथ ब्लेड सेक्शन के लिए है। लेकिन मान लो कि स्मूथ ब्लेड नहीं है, उस समय पर क्या होगा? उस समय पर अगर मैं इसको HS डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ये है इसका HS डायग्राम, तो HS डायग्राम में आपको अब यहाँ पर देखें, अगर दिस इज द प्रेशर लाइन, दिस इज द प्रेशर लाइन एंड दिस वन इज द प्रेशर लाइन, दिस इज द P0, दिस इज P1, दिस इज P2। यहाँ पर अब प्रेशर ड्रॉप होगा। एग्जैक्टली अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करूँ, यही चीज़ स्मूथ ग्राफ के लिए, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ ये 0, 1 और 2 सेक्शन, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ये प्रेशर इस तरह से आएगा। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर का ड्रॉप होगा, भले वो प्रेशर का ड्रॉप कम हो लेकिन प्रेशर का ड्रॉप होगा। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे? वेलोसिटी ये बढ़ेगी। अब वेलोसिटी का जो डिक्रीमेंट है वो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट भी कम हो जाएगा। सो इट इज़ लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा। ये फॉर नॉन स्मूथ, या मैं बोलूँ कि एक्चुअल ब्लेड के लिए। और ये चीज़ ये मैं अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ इसको, इस चीज़ को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर, तो दिस इज़ द आइसेंट्रोपिक ड्रॉप 0, 1, 2 और ये आपका 0, 1 डैश 2 डैश, ये आपका एक्चुअल ड्रॉप। तो ये एक्चुअल केस है। ये दोनों सेक्शंस जो मैंने आपको दिखाया ये किसी भी एक्चुअल टरबाइन की ब्लेड्स के लिए होंगे, लेकिन हम लोग एनालिसिस के लिए इसको आइडियल कंसीडर करते हैं और ये आइडियल केस हमारा ये कंसीडर होता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह से इसमें ये ब्लेड्स लगे होते हैं। और फ्रंट व्यू में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। उसी तरह से नोजल की रिंग के लिए इस तरह का फ्लाई व्हील होता है और उस फ्लाई व्हील में भी डिफरेंट रिंग्स लगे रहते हैं। ये मैंने बनाए थे यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद मैं कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ करूँगा और वो टर्मिनोलॉजी समझना पहले ज़रूरी है। मैं पहले पूरी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूँ। वो टर्मिनोलॉजी ये है कि जो ये फ्लाई व्हील है, जिस पे रिंग लगे हुए थे, ये फ्लाई व्हील मूवेबल है। ये फ्लाई व्हील इस तरह से मूव करेगा। तो ये मूव करेगा तो इसमें मैं जो लीनियर वेलोसिटी है, ये ओमेगा से घूम रहा होगा, किसी ओमेगा से अगर घूम रहा होगा तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील, मान लो उसको हम लोग u बोलते हैं, वो क्या होगी? दिस इज पाई dn डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर d क्या है? d इज इक्वल टू दैट इज मीन डाया ऑफ फ्लाई व्हील। मीन डाया क्यों लिया मैंने? ये डाया प्लस जो एलिवेटेड पार्ट, ये जो इसके ऊपर जो ब्लेड्स लगाएंगे वो उसकी कुछ हाइट होती है, तो उसका भी एवरेज कंसीडर किया जाता है। डी इज द डायामीटर एंड एन इज इक्वल टू द RPM ऑफ फ्लाई व्हील। ओके, तो ये हो गया यू सेक्शन। एन को मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर सी जो डिनोट किया जाएगा वेलोसिटी के लिए डिनोट किया जाएगा। C इज यूज फॉर एब्सोल्यूट वेलोसिटी
वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए अगर ये फ्लाईव्हील इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से फ्लाईव्हील अगर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर अर्थ पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर अगर इसको यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व करेगा, ठीक, तो जो नोजल से या जो इसके ऊपर वेलोसिटीज दिखाई देंगी वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होंगे। एब्सोल्यूट वेलोसिटी दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज अर्थ। ये थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है। और 1c1 का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इनलेट velocity of blade. Clear? One suffix is used for the inlet section. C2 is absolute outlet या exit velocity of blade कह सकते हैं। इसी में जो एंगल्स हैं, एंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, ये नोजल्स का सेक्शन मैंने आपको बनाया था, तो नोजल सेक्शन में अगर आप देखो तो ये जो नोजल है, ये किस एंगल पर इस पर स्ट्राइक कर रही है उसको बोलते हैं अल्फा। क्लियर? तो अल्फा वन को हम लोग यहाँ पर इनलेट एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। अल्फा वन इज ट्रीटेड एज दैट इज एंगल ऑफ नोजल कह सकते हैं इसको, या आप इसको ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ नोजल कह सकते हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं दैट इज एब्सोल्यूट इनलेट वेलोसिटी एंगल। क्लियर? इसी तरह से अल्फा 2 क्या हो जाएगा, ये एग्जिट ऑफ नोजल, या आप अगर देखें तो नोजल का ये यहाँ पर ये इनलेट हो रहा है, यानी ये वन सेक्शन है। जब इससे बाहर निकल रहा होगा तो आपका कोई दूसरा नोजल लगा होगा तो उस समय पर वो उसका इनलेट बन जाएगा। एनीवे अभी मैं अल्फा 2 लिख रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज एब्सोल्यूट इनलेट या सॉरी एग्जिट वेलोसिटी एंगल। क्लियर? इनलेट और एग्जिट, ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पर और टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ, और वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी ये है कि अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी क्यों, कि अगर मैं अब ये मेरा जो रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से मैं हट के मैं फ्लाई व्हील के ऊपर अगर मैं बैठ के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी हमको दिखाई देगी उस समय पर। तो रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स ऑब्जर्वर एट फ्लाईव्हील। क्लियर? क्यों रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि आपको लीनियर वेलोसिटी u है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी c है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको वहां पर जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो आपको जो वेलोसिटी एक्चुअल में हो रही है वो दिखाई देगी। तो मैं अगर v1 बोलूं तो ये इनलेट रिलेटिव हो जाएगा, इनलेट रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी। v2 क्या हो जाएगा, दैट इज एग्जिट रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। उसी तरह से बीटा 1 क्या हो जाएगा, ब्लेड एंगल बोला जाता है इसको, ब्लेड एंगल एट इनलेट। बीटा 2 क्या है, दैट इज ब्लेड एंगल एट एग्जिट। क्लियर? ये एक कॉम्बिनेशन है, और थोड़ा सा इसमें और चीज़ें हैं, दैट इज एक नोटेशन आता है के का, दिस के इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, दैट इज v1 अपॉन v2। क्लियर? इसको सॉरी, दिस इज द एग्जिट वेलोसिटी टू द इनलेट वेलोसिटी, आई एम सो सॉरी, v2 अपॉन v1। इसी तरह से c आता है, c इज द रेशियो ऑफ कोसाइन ऑफ ब्लेड एंगल्स cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। ये चीज़ें हैं। एक आता है दैट इज रो इज द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी, u मैंने आपको लिखा था, डिवाइडेड बाय इनलेट वेलोसिटी c1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी। कुछ ये टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग अब यूज़ करने जा रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम के लिए। इस तरह की टर्मिनोलॉजी का हम लोग फर्दर अब यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हैं, और एक दो और नोटेशंस हैं, उन नोटेशंस को भी मैं समझा देता हूँ। ये जगह है अभी हमारे पास, यहाँ पर और नोटेशंस को समझ लेते हैं। एक देखिए, मैं अभी यहाँ पे कंपोनेंट बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ CW स्टैंड्स फॉर व्रिल वेलोसिटी।
Vril velocity. Vril velocity is a tangential component. Tangential component. क्लियर? तो CW1 क्या हो जाएगा? दैट इज इनलेट व्रिल. CW2 क्या हो जाएगा? एग्जिट या आउटलेट, आउटलेट व्रिल. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. इसी तरह से CA इज द एक्सियल वेलोसिटी, एक्सियल वेलोसिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल या टेंजेंशियल कंपोनेंट या एक्सियल कंपोनेंट. क्लियर? CA1 स्टैंड्स फॉर दैट इज इनलेट, CA2 एग्जिट. ये बात समझ में आ गई. क्लियर? तो ए सफिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, डब्ल्यू सफिक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो व्रिल के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आई है तो हम इसके आगे इसमें बढ़ते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं और वेलोसिटी डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ कि वेलोसिटी डायग्राम इसका किस तरह से बनाया जाएगा. चलिए, मैंने सिंगल स्टेज लिया है तो सिंगल स्टेज के लिए मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ और मैं एक ब्लेड कंसीडर कर रहा हूँ. ये मैं एक ब्लेड कंसीडर कर रहा हूं. दिस इज द ब्लेड ऑफ इम्पल्स टर्बाइन. क्लियर? और मैं डिफरेंट कलर से यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. जो नोजल होगा, क्लियर, जो नोजल होगा वो नोजल मैंने आपसे कहा था कि दूसरा जो स्टेटर है उस स्टेटर से वो यहाँ से इस पर स्ट्राइक कर रहा होगा. तो हम लोग चूंकि ऑब्जर्वर, अभी मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात की थी, तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी. दिस इज द C1. क्लियर? बस समझ में आया. और ये इसके ऊपर ग्लाइड करके ये इस तरह से, दिस वन इज C2, ये बाहर निकलेगा. क्लियर? लेकिन चूंकि लीनियर वेलोसिटी है इसलिए लीनियर वेलोसिटी की वजह से ये पोर्शन ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ. दिस इज द U. तो चूंकि ये U की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए U की डायरेक्शन दोनों ही केसेस में ये इस तरह से कंसीडर किया जाएगा. ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? ओके. तो अब चूंकि इन दोनों ये वेलोसिटी C1 आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गई, ये U हो गया, तो इसकी वजह से एक रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज V1. इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो दिस इज द V1. क्लियर? अब मैं एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ध्यान से देखिए कि एंगल किस तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं. एंगल्स अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल जो है जो जिस पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी आई थी, दिस इज द α1. जिससे α2 जो ये एंगल बाहर निकला है, ये एंगल कौन सा हो गया? दिस वन इज द alpha. ओके. तो ये जो एंगल है दिस इज द β1. ब्लेड एंगल हो गया. ये ब्लेड एंगल की हेल्प से बाहर आ रहा है. मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये जो एंगल आता है एक्चुअली वेलोसिटी जो C1 आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है ये धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है. तो ये जो मैं ग्रीन कलर से मैंने जो चीज़ बनाई है, this one, this one, actually this is the C2. क्लियर? ये है C2 और ये एंगल आपका α2 हो जाएगा. क्लियर? और जो मैंने अभी ग्रीन कलर से बनाया था ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी V2. सॉरी फॉर द मिस्टेक. और यहाँ पर ये जो एग्जिट का ब्लेड एंगल हो जाएगा वो β2 हो जाएगा. क्लियर? ये बात समझ में आई? और ये मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस तरह से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो आप देखेंगे दो सेपरेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स मिल रहे हैं. मैं दोनों को सेपरेट एक बार बनाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको. ये आपका C1 है, ये आपकी U वेलोसिटी है विद ये एंगल कौन सा है? दिस वन इज α1. ये α1 एंगल है. इन दोनों से जो वेलोसिटी मिली वो है V1. इसका जो एंगल है वो क्या है? β1. ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल इसको बोला जाता है. ये क्या है? दिस इज इनलेट वेलोसिटी
ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल को अगर देखें तो एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज C2 with alpha 2, this is the linear velocity u, so that this one is the relative velocity with angle B2। क्लियर? ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गई है तो अब देखिए मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। दीज आर द परपेंडिकुलर, ये है एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट और एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने दोनों को कंबाइन करना है। मैं दोनों को अगर कंबाइन करूँगा तो मैं डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंट कलर्स में मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ। तो मैंने सबसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल में u को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया u। अब बात करते हैं इसकी C1 की, तो दिस इज़ द C1 विद अल्फा 1। अगला जो है वो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज v1। v1 का एंगल क्या है, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, दिस वन इज बीटा 1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये v1 हो गया। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल ऐसे आप पकड़िए, इसको उल्टा करिए, क्योंकि u की डायरेक्शन आपको एज इट इज़ रखनी है, ठीक? तो u की डायरेक्शन ऐसे इसको पकड़िए और ऐसे अगर इसको आप उल्टा रखेंगे तो आपको जब बनाएंगे तो क्या आएगा, ये दिस वन इज v2। कौन सा एंगल हो जाएगा, ये बीटा 2। ध्यान रखिएगा हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में जो एंगल आएगा वो बीटा आएगा, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ में एंगल आएगा वो अल्फा आएगा। तो C1 के साथ अल्फा 1, V2 के साथ बीटा 2, V1 के साथ बीटा 1। और अब जो एंगल होगा वो होगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, दिस इज C2। और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस वन इज अल्फा 2। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है, दीज आर द परपेंडिकुलर सेक्शंस। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था परपेंडिकुलर सेक्शंस। तो परपेंडिकुलर सेक्शंस को इसको हम लोग बोल रहे हैं C, चूंकि इनलेट का C1 सेक्शन है इसलिए C1A दैट इज अ एक्सियल कंपोनेंट। क्लियर? इसी तरह से C के लिए मैं अगर यहाँ पर देखूंगा तो इसको मैं बोलूँगा CW1, ये हो जाएगा इसका ब्रिल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट को ब्रिल कंपोनेंट बोलते हैं, एक्सियल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल कंपोनेंट ही बोलते हैं। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर C2 में आइए तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस इज CW2, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, C2A। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो ये पूरा पोर्शन अगर मैं इसको कॉमन करूँ तो ये क्या है एक्चुअल में, ये है डेल्टा CW। डेल्टा CW मीन्स दिस इज द समेशन ऑफ CW2 प्लस CW1। ये वेलोसिटी ट्रायंगल एक स्टेज का है। वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन ऑफ सिंगल स्टेज में आपको इस तरह का एक ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल आपको बनाना होगा और बहुत आसान है इसको बनाना। C1 1 स्टैंड्स फॉर इनलेट सेक्शंस, 2 स्टैंड्स फॉर एग्जिट सेक्शन। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी u, जिसमें से ये C1 आ रहा है, ये V1 आ रहा है, C1 के साथ में अल्फा 1, V1 के साथ में बीटा 1। उसी तरह से यहाँ पर V2 के साथ में दिस इज बीटा 2 और C2 के साथ में अल्फा 2। और आप अगर देखेंगे तो C1 को अगर आप रिजॉल्व करें तो C1 cos अल्फा 1 इज इक्वल टू CW1। मैं अगर यहाँ पर लिख भी देता हूँ, CW1 इज इक्वल टू दिस इज C1 cos अल्फा 1। उसी तरह से A1 इज इक्वल टू दिस इज C1 sin अल्फा 1। सिमिलरली CW2 इज इक्वल टू C2 cos अल्फा 2
एंड CA2 इज इक्वल टू दिस इज C2 साइन अल्फा 2। क्लियर? ये बात अगर आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा आगे इसमें हम बढ़ते हैं और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल को आपको ध्यान में रखना होगा फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो अब इसमें फर्दर कैलकुलेशन अगर आप देखें तो इस पूरे फर्दर कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है कि आप अगर यहाँ पर अल्फ़ा की बात करें तो ये अल्फ़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो कैसे करता है इसको मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे ये चीज़ रिप्रेजेंट होगी। हालांकि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा वेलोसिटी ट्रायंगल सामने रखते हुए आपको बताता हूँ तो शायद आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ओके, जस्ट एक पेज मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये वेलोसिटी ट्रायंगल है और इस वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से आप इसमें चीज़ों को समझ सकते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल के मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंशियल फोर्स की, टेंजेंशियल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स मान लो कि उसको हम FT से डिनोट कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स मैंने आपको बोला था कि दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट मान लेते हैं वो m है। क्लियर? मास फ्लो रेट m है मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस इज द मास फ्लो रेट फाइनल वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें और ये ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में देख रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जब आप देखोगे तो ये अगर मैं देखूँ इसको तो ये क्या है, इनलेट C1 cos अल्फा 1, इधर क्या है C2 cos अल्फा 2। तो C2 cos अल्फा 2 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपको इसको इस डायरेक्शन में कंसीडर, क्योंकि C2 cos अल्फा 2 किस डायरेक्शन में, C2 cos अल्फा 2 वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है। लेकिन आपको चूंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन लेना है, ये है इसकी पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में लेना है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ में, माइनस C2 cos अल्फा 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी C1 cos अल्फा 1 पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही है। तो दिस इज माइनस m C2 cos अल्फा 2 प्लस C1 cos अल्फा 1। इतनी बात समझ में आ गई? तो C2 cos अल्फा 2 और C1 cos अल्फा 1 इन दोनों को अगर एडअप करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस m इंटू डेल्टा CW। देखिए C1 cos अल्फा 1 मैं इसको ऐसे लिखूं A B C और D। तो देखिए C2 cos अल्फा 2 क्या है, C2 cos अल्फा 2 है AD, दिस वैल्यू दिस इज AD, एंड C1 cos अल्फा 1 क्या है, दिस इज AC। तो AD प्लस AC इज इक्वल टू DC एंड DC इज इक्वल टू डेल्टा CW। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो अब इसमें ये चीज़ माइनस के साथ में वैल्यू आ रही है, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स आने के बाद हम अगर इसमें निकालें कि क्या ड्राइविंग थ्रस्ट क्या है इसका, ड्राइविंग थ्रस्ट इज ऑलवेज द अपोजिट ऑफ द फोर्स एक्शन। जो भी फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से थ्रस्ट आया है उसका अपोजिट होता है। तो ड्राइविंग थ्रस्ट हम लोग इसको FD से डिनोट करेंगे एंड दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स दिस इज माइनस FT, क्योंकि ये इसके इफेक्ट के कारण आया है, इसलिए ये माइनस FT की तरह ट्रीट होगा। ठीक, इसका अपोजिट में जो थ्रस्ट अप्लाई होगा वो ये है FD इज माइनस FT। सो दिस वन इज डेल्टा CW। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, दिस इज M एंड दिस वन इज C1 cos अल्फा 1 प्लस C2 cos अल्फा 2 की बात समझ में आ गई? अब अगर इसको ध्यान से आप देखें कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है हमने C1 cos अल्फा 1, मैं इसको टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, दिस इज M C1 cos अल्फा 1, C1 cos अल्फा 1 इज AC प्लस C2 cos अल्फा 2 दिस इज AD, ये चीज़ लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, M C दिस इज V, तो V1 cos बीटा 1 इज BC प्लस BD। देखिए
AC प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस BD लिखा जा सकता है। देखिए ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, बराबर ही है दोनों। तो मैं यहाँ पर इसको BC प्लस BD लिख रहा हूँ। अब आप देखिए BC क्या है, BC इज इक्वल टू सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ तो शायद आपको क्लियर रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD, AC प्लस AD इज इक्वल टू BC प्लस BD ये है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज V1 cos बीटा 1, और BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज प्लस V2 cos बीटा 2 लिखा जा सकता है। तो दिस इज द M, मैं यहाँ से V1 cos बीटा 1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो इन ब्रैकेट क्या बचा, 1 प्लस V2 अपान V1, 1 प्लस V2 अपान V1 cos बीटा 2 अपॉन cos बीटा 1। तो मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको बताया था कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि V1 cos बीटा 1, V1 cos बीटा 1 ये है, दिस वन BC, क्लियर। V1 cos बीटा 1 क्या है, BC। तो क्या मैं यहाँ पर, मैं इधर लिख रहा हूँ V1 cos बीटा 1, V1 cos बीटा 1 को, यानी ये है BC। तो क्या मैं BC को AC माइनस AB लिख सकता हूँ, AC माइनस AB इज इक्वल टू BC। तो AC क्या है, AC इज C1 cos अल्फा 1 माइनस AB क्या है, U। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, दिस इज M C1 cos अल्फा 1 माइनस U एंड दिस इज 1 प्लस V2 बाई V1 को मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं K की तरह लिख सकता हूँ। cos बीटा 2 अपन cos बीटा 1 को मैं C लिख सकता हूँ, 1 प्लस KC। तो आपको जो ड्राइविंग थ्रस्ट मिला वो FD है, क्लियर। दिस इज द ड्राइविंग थ्रस्ट इन न्यूटन। अब मैं वर्क की बात करता हूँ, दैट इज रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन अगर मैं देखूंगा तो जो ड्राइविंग थ्रस्ट है उसको अगर मैं लीनियर वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, M U C1 cos अल्फा 1 माइनस U 1 प्लस KC। ये बात समझ में आया, दिस इज द वर्क डन, M U C1 cos अल्फा 1 माइनस U इंटू 1 प्लस KC, क्लियर। दिस थिंग इज क्लियर, ओके। तो अगर इसमें देखें तो एक फॉर्मूला तो ये है सिंपल, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, W इज इक्वल टू, ये क्या था, ड्राइविंग थ्रस्ट हमारा कितना था, FD कितना था, M V1 cos बीटा 1 प्लस V2 cos बीटा 2 ये था, मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा इसको U से, ठीक है। तो ये क्या है, M U V1 cos बीटा 1 प्लस V2 cos बीटा 2 क्या है, दिस इज C1 cos अल्फा 1 प्लस C2 cos अल्फा 2। ये मैंने आपको लिख के पहले भी दिखाया है। तो ये क्या हो जाएगा, MU डेल्टा CW। तो W इज इक्वल टू MU डेल्टा CW वॉट के बराबर भी होता है, क्लियर। इस एक्सप्रेशन में एक स्पेसिफिक अगर मैं एक कंडीशन अप्लाई करूं, इफ ब्लेड्स, ध्यान से देखिएगा कंडीशन, इफ ब्लेड्स आर स्मूथ एंड आइडेंटिकल, तो क्या होगा, आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या हो जाता है, आइडेंटिकल कहने का मतलब ये होता है कि उसका इनलेट का और एग्जिट का दोनों के एंगल्स सेम है। तो देखिए K इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, V2 अपान V1। तो अगर वो स्मूथ है तो K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर C इज इक्वल टू कॉस बीटा 2 अपॉन कॉस बीटा 1 के बारे में बताया था, अगर वो आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अगर ब्लेड स्मूथ और आइडेंटिकल दोनों हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स M U
C1 cos alpha 1 minus u. दिस इज द W वॉट. ये किस केस में होगा? ये केवल और केवल एक ही केस में कंसीडर किया जाएगा, और वो है कि अगर जो ब्लेड्स हैं वो स्मूथ हैं और आइडेंटिकल हैं, ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती हैं तभी आप इसको कंसीडर करेंगे. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. वेलोसिटी डायग्राम इसको आप ध्यान से दोबारा भी आप इसको समझने की कोशिश करिएगा. ओके, तो अब ज़रा थोड़ा सा इसके आगे हम मूव करते हैं, और इसमें कुछ कंडीशंस और कुछ टर्मिनोलॉजी मैं कह सकता हूँ कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ. वो टर्मिनोलॉजी क्या है? बेसिक टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, या पैरामीटर्स कह सकते हैं. पैरामीटर्स. मैं पहला पैरामीटर कंसीडर कर रहा हूँ, और वो है दैट इज डायग्राम इफिशियंसी, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ब्लेड, BLADING, ब्लेडिंग इफिशियंसी. डायग्राम इफिशियंसी या ब्लेड इफिशियंसी या ब्लेडिंग इफिशियंसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं. तो ये क्या है एक्चुअल में? दिस इज द रेशियो ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूँ, this is the ratio of diagram efficiency. This is the ratio of rate of work done to the energy supplied to rotor. क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? दिस इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू द रोटर. क्लियर? ओके, तो इसको मैं फार्मुलेट करता हूँ. रेट ऑफ वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया था. रेट ऑफ वर्क डन कितना कैलकुलेट किया? रेट ऑफ वर्क डन जनरल फॉर्म में. तो रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन. तो रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू MU डेल्टा CW डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाई टू द रोटर. देखिए, एनर्जी जो रोटर में आप सप्लाई कर रहे हैं, वो रोटर में कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? ये अगर देखें यहाँ पर, तो एनर्जी कौन सी सप्लाई कर रहे हैं? ये C1 वेलोसिटी के साथ में. ये कहाँ से आई है? ये आई है आपकी कहाँ से? नोजल से. नोजल से एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकल रही है, तो ये नोजल से वेलोसिटी आई है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mc1²/2. क्लियर? mc1²/2 ये करके आ जाएगा. तो इसमें आप देख लीजिए, दिस इज m एंड m विल बी कैंसिल आउट. तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा, दिस इज 2u डेल्टा CW डिवाइडेड बाय C1². क्लियर? सेकेंड जो इसका पैरामीटर है, वो पैरामीटर है आपका, सेकेंड पैरामीटर की बात करते हैं. सेकेंड पैरामीटर है इसमें, दैट इज स्टेज इफिशियंसी या ग्रॉस इफिशियंसी. स्टेज इफिशियंसी, या इसको हम लोग ग्रॉस इफिशियंसी भी बोलते हैं. स्टेज इफिशियंसी या ग्रॉस इफिशियंसी, ये एक्चुअल में क्या है? स्टेज इफिशियंसी और ग्रॉस इफिशियंसी इज डिफाइंड एज स्टेज इफिशियंसी इज इक्वल टू, दिस इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू स्टेज. पूरी स्टेज में कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है. क्लियर? तो रेट ऑफ वर्क डन मैंने पहले भी आपको लिखा, वो कितना है? MU डेल्टा CW. अब एनर्जी सप्लाइड टू द स्टेज कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, ये मैंने आपको ये मैंने स्टेज आपको दिखाया था, सिंगल स्टेज. तो सिंगल स्टेज ये क्या है? ये दिस इज द स्टेज. क्लियर? स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? H0 से. कहाँ पर खत्म हो रहा है? H2 से. भले वो H1 इज इक्वल टू H2 होगा आइडियल कंडीशन में, लेकिन हम लोग यहाँ पर H0 माइनस H2 लिखेंगे. क्लियर? क्योंकि हो सकता है कि वो H1 इज इक्वल टू H2 ना हो. क्लियर? क्योंकि ये केवल किसके लिए है? स्मूथ ब्लेड के लिए है. अगर स्मूथ ब्लेड नहीं है तो H1 इज इक्वल टू H2 नहीं है, तो उस समय पर क्या लिखेंगे? दिस इज 0 to 2. क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं मास फ्लो रेट, तो एनर्जी सप्लाइड H0 माइनस H2. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अब तीसरा जो पैरामीटर है वो है नोजल इफिशियंसी का. वो
आपने पढ़ा भी है, नोजल इफिशियंसी। नोजल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? नोजल इफिशियंसी इज अ रेशियो ऑफ, दैट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी available at rotor to the energy supplied to stage, एनर्जी सप्लाइड टू द स्टेज। तो क्या लिखेंगे इसको? नोजल इफिशियंसी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल mc1² 2 डिवाइडेड बाई दिस इज mh0 माइनस h1। सिंपल, क्लियर? तो ये चीज़ आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्टेज इफिशियंसी, इन दोनों का इंटर रिलेशन क्या होता है? स्टेज इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका होगा डायग्राम इफिशियंसी, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, डायग्राम इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई नोजल इफिशियंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्टेज इफिशियंसी मिल जाएगी। और एक लास्ट है, दैट इज व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? तो ओवरऑल इफिशियंसी इज अ रेशियो ऑफ वर्क सप्लाइड आई एम सो सॉरी, दिस इज ओवरऑल इफिशियंसी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ W out to the energy in shaft। तो W out कितना हो जाएगा? W out सिंपल, दिस इज एक्चुअली दिस इज द एनर्जी आउट इज इक्वल टू द एक्चुअल एनर्जी क्या है आपकी। तो ओवरऑल इफिशियंसी को मैं टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूँ, दैट इज नोजल इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई डायग्राम इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाई मैकेनिकल इफिशियंसी। क्योंकि ये जो वर्क आउटपुट आया है, दिस इज द एक्चुअल वर्क। क्लियर? तो मैकेनिकल इफिशियंसी को सबको मालूम है, मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू द इंडिकेटेड पावर टू द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। क्लियर? तो ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें आपका कि क्या है, इंडिकेटेड पावर क्या होती है? इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, इन दोनों का समेशन होता है इंडिकेटेड पावर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको आज की क्लास में करनी है। थैंक यू।